हाय फ्रेंड्स। आज हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की सीरीज़ में कल की वीडियो आपने देखी होगी। हमने स्टडी किया था स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड और ये पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद हमने किया था जोफ्री चौसर। ये फोर्थ का पार्ट 2 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इस सिलेबस में। फोर्थ स्टडी ऑफ पोएट्री और मेडिवल पोएट चौसर के बारे में बात करनी है हमें। उसी की स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। जोफ्री चौसर, ये द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इन्हें कहा जाता है। और हमेशा की तरह हम समझेंगे सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोफ्री चौसर का जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाता है तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मिडिवल एज में काउंट किया जाता है। और मिडिवल एज का जो पीरियड है वो है 14th सेंचुरी 1340 टू लेके 1400 तक का। और इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं? इसमें शामिल की जाती हैं फ्यूडल सिस्टम, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, शिवलरी, एलिगरी, रोमांस और बिगनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म एंड रियलिज्म। अगर आप फ्यूडल सिस्टम की बात करेंगे तो ये होती है जागीरदारी व्यवस्था। अब यहाँ जागीरदारी व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि राजा के अधीन सामंत और उनके अधीन किसान, मतलब मेन है राजा और राजा के अंदर ही सब होंगे। और मेनली किसकी बात कर रहे हैं हम? किसान की, राइट। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। अब जब इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च की अगर आप बात करें तो धर्म, समाज, साहित्य दोनों पर हावी है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट किसकी बात करेंगे हम? धर्म की। और धर्म के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, कौन सी? समाज और साहित्य। धर्म सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है शिवलरी। अब यहाँ शिवलरी का मतलब होता है वीरता और शिष्टाचार। अब वीरता और जो शिष्टाचार है इसकी बात यहाँ पर कैसे हो रही है देखिएगा। यहाँ पर शूरवीरता, नारी सम्मान और साहस की बात होती है। इसके बाद यहाँ पर नाइट कल्चर भी इसमें, नाइट मतलब कौन है? जो सरदार है, वीर है, KNIGST। नाइट कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है। फोर्थ, इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है एलिगरी। एलिगरी के बारे में अगर बात करें तो एलिगरी का मतलब होता है प्रतीकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना। मोरल वैल्यूज़ की बात करेंगे यहाँ पे। अब रोमांस की बात करेंगे तो रोमांस आज के रोमांस की तरह नहीं। रोमांस में हम बात करेंगे प्रेम की बात करेंगे, हम साहस की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ कल्पना, चमत्कार, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ये सारे 1, 2, 3, 4.6, ये टोटल 6 पॉइंट ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब जोफ्री चौसर ने लिखना स्टार्ट किया था तो उस वक्त के पीरियड में ये सारी चीज़ें शामिल होती थी। लास्ट का एक पॉइंट था ह्यूमनिज्म और रियलिज्म। रियलिज्म के लिए माना जाता है कि जोफ्री चौसर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रियलिज्म, इसका मतलब होता है यथार्थवाद। अब यहाँ पे यथार्थवाद का मतलब क्या है? आपको याद होगा कल की क्लास में जब हम बात कर रहे थे मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो मैथ्यू अर्नोल्ड एकदम टच स्टोन की बातें करते थे, रियलिस्टिक की बातें करते थे। तो ये जो रियलिज़्म का आया था, ये रोमांटिसिज़्म के अगेंस्ट आया था 19th सेंचुरी में। और इसमें की फिगर कौन-कौन से थे? यहाँ मैंने नोट्स बना के लिखा है। जॉर्ज इलियट और चार्ल्स डिकेंस, ये दोनों मेन फिगर थे। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट में जोफ्री चौसर के बारे में अगर बात करें तो इनका बॉर्न होता है 1343 और डाइड होते हैं 14th सेंचुरी में। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और फर्स्ट ग्रेट रियलिस्टिक। इसी की मैं बात कर रहा था। ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है जो कि 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में आया था। और ये कंटेम्प्रेरी पोएट हैं किसके? बोकासियो और दांते के। याद रखिएगा जहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपके DSSB PGT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पोएट टू राइट मेजर वर्क इन इंग्लिश इंस्टीड ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच। ये पहले पोएट ऐसे हैं जिन्हें माना जाता है कि इन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, राइट। इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी इन द कंपेरिजन ऑफ लैटिन एंड फ्रेंच। इसके बाद ये कहा जाता है स्टैंडर्डाइज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। आज के वक्त में जो भी हम इंग्लिश देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न इंग्लिश का, ये इन्हीं की देन है, जोफ्री चौसर की। अदरवाइज पहले जितने सारे काम होते थे वो लैटिन और फ्रेंच में होते थे। और यकीन मानिए ये एलीट क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी। नेक्स्ट है थर्ड, चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अब चौसर का कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश लिटरेचर में? तो अगर हम चौसर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फर्स्ट यहाँ देखिएगा लैंग्वेज में इस्टेब्लिश इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। इनके पहले हमेशा दो ही लैंग्वेज बड़ी ज़्यादा मानी जाती, लैटिन प्लस फ्रेंच। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और साथ ही साथ इन्होंने मिडिल इंग्लिश को क्या किया? डेवलप किया। और मिडिल इंग्लिश को आप डेवलप कैसे करोगे? अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने रीडिंग में, राइटिंग में आप इसे यूज़ करते हुए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। या हियर अगर हम इसके बाद बात करें सो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है
रियलिज्म। फर्स्ट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ मिडल क्लास सोसाइटी। अब यहाँ मिडिल क्लास सोसाइटी से आपको इनका एक वर्क याद आ रहा होगा, याद आया? द कैंटरबरी टेल्स। इसमें इन्होंने मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में ही बात की थी। अब यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों के कारण आपको स्टार्टिंग मैंने दिखाया था, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। थर्ड है कैरेक्टराइज़ेशन। अगर बात करें कैरेक्टराइज़ेशन की, तो इस कैरेक्टराइज़ेशन में आपको क्या दिखाया जाता है? लाइफ लाइक कैरेक्टर्स। जितने भी आपको इनके कैरेक्टर दिखाई देंगे, वो सारे के सारे कैरेक्टराइज़ेशन क्या हैं? जीवित हैं, स्वाभाविक हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे हैं। मतलब अगर 14th सेंचुरी में जितने लोग इनके वर्क्स को पढ़ते थे, कहीं न कहीं उन्हें फ़ील होता था कि वो लाइफ़ लाइक कैरेक्टर्स हैं और ये 14th सेंचुरी की बात नहीं है। आज 6th सेंचुरी बाद भी अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में, तो आज भी हमें उनके कैरेक्टर लाइफ़ लाइक कैरेक्टर्स ही दिखते हैं। नेक्स्ट है कि इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो हर कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइज़ेशन है, वो काफ़ी अलग है और उसका अपना एक साइकोलॉजिकल डेप्थ है। ह्यूमर की बात करें, तो इनका जो ह्यूमर है, वो जेंटल सटायर है, कोमल व्यंग्य है, मतलब आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते यहाँ पर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर सटायर कर रहा है, बट वो सटायर कैसा होता है? वो सटायर हेल्दी रहता है, राइट? नेक्स्ट है, अगर हम आयरनी की बात करें, तो आयरनी में यहाँ पे आप किसी की आलोचना नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल जनरल कन्वर्सेशन करते हो, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन सिम्पैथी। अगर ह्यूमन सिम्पैथी के बारे में बात करें, तो जो मानवीय कमजोरी है उसको प्रेम पूर्वक उजागर किया गया है। नेक्स्ट है वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन में बात करें तो मतलब पोएम वाइज इन्होंने बात की है और आयम्बिक पेंटामीटर की शुरुआत माना जाता है कि जोफ्री चौसर ने की है। इसी की बात कर रहे थे कि आयम्बिक पेंटामीटर की शुरुआत जोफ्री चौसर के टाइम से ही माना जाता है और यही कहा जाता है कि हीरोइक कपलेट जो है इन्हीं ने प्रयोग किया था और आगे चलकर ये क्या बना, यही जितनी भी इंग्लिश पोएम हैं, इंग्लिश पोएम, उन सारे इंग्लिश पोएम का ये बैकबोन बना। क्या? हीरोइक कपलेट। अब कुछ चौसर के मेजर वर्क देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनकी कैटेगराइजेशन यहाँ पर की गई है। द कंटेम्परेरी टेल्स, ये तो इनकी मास्टरपीस ही है। इनका राइटिंग पीरियड दिखाया जाता है 1387 से 14th सेंचुरी में। अब ये फ्रेम नैरेटिव और वर्स टेल है, राइट? नेक्स्ट है ट्रायलस एंड क्रिसिडा। ट्रायलस एंड क्रिसिडा के बारे में कहा जाता है, ये 1385 का वर्क है, ट्रेजिक रोमांस है। थर्ड है इनकी बुक द बुक ऑफ डचेस, ये 1369 का वर्क है, ये एलिजी है और ड्रीम एलिगरी है। फोर्थ द हाउस ऑफ फेम, 1379, ड्रीम एलिगरी है। फिफ्थ द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, 1382 का वर्क है, ये भी एक ड्रीम एलिगरी है। सिक्स्थ है द लिजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये 1386 का वर्क है, लिजेंड है और नरेटिव पोएट्री है। आगे देखिएगा जो इनका मास्टरपीस है, जहाँ पर DSSB में हर साल पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सवाल भर भर कर आते हैं। तो इसका डिटेल नोट्स अगर हम आपको दें तो फ्रेमवर्क दिखाया जाता है। 29 पिलग्रिम्स हैं प्लस एक और हैं, टोटल मिला के कितने 30 पिलग्रिम्स बन जाते हैं और इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है लंदन टू कैंटेम्बररी। इनका पर्पस क्या था? विजिट करना श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बकेट। एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछा भी जाता है कि उनका पर्पस था, क्या था या फिर वो किस श्राइन पे जाना चाहते थे, तो 4 ऑप्शन आते, तो आपको ये याद रखना है कि सेंट थॉमस बकेट जगह जाना चाहते थे वो। उनका प्लान क्या था? उनका प्लान था कि हर एक पिलग्रिम क्या करेगा, 4 कहानियाँ बताएगा। तो टोटल कितनी कहानियाँ हो जाएँगी? अगर 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 120 स्टोरीज़, 120 कहानियाँ हो जाएँगी और कंप्लीटेड कितने करेंगे? 24। सिर्फ़ 24 ही टेल्स कंप्लीट हो पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें प्रोलॉग की, प्रोलॉग में अगर बात करें तो सोशल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड दिखाया गया है। अब यहाँ पे सोशल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड का मतलब कि 14th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था उसकी सोसाइटी के बारे में बात की गई है और पूरा का पूरा जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था 14th सेंचुरी का, वहाँ पर किस तरीके से सामाजिक बैरियर थे उसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे कोशिश की गई है, अब आप देखेंगे पिछले वाले पेज पे क्या दिखाया गया था, 24 ही कहानियाँ कंप्लीट हो पाई हैं। तो कौन-कौन सी क्लास कवर किया गया था उन 24 स्टोरीज़ में? सो वो थे नाइट, मॉन्क, मर्चेंट, मिलर एंड वाइफ ऑफ बॉथ। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है नो नाइट किसकी बात करते हैं? नोबिलिटी की। मॉन्क किसकी बात करते हैं? क्लर्जी की। मर्चेंट किसकी बात करते हैं? मिडिल क्लास की। मिलर किसकी बात करते हैं? वर्किंग क्लास की। और वाइफ ऑफ बाथ किसकी बात करते हैं? वुमेन की। एग्ज़ाम में कभी-कभार ये भी आपको दिया जाता है कि नाइट का मैच करिए, मॉन्क का मैच करिए, मर्चेंट का मैच करिए, मिलर का एंड वाइफ ऑफ बाथ का मैच करने के लिए आता है और अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो फिर आप इसे नहीं कर पाएँगे। कॉल्ड अ सोशल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल इंग्लैंड। इसे सोशल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल इंग्लैंड क्यों कहा जाता है?
क्योंकि पूरा जो मध्यकालीन इंग्लैंड का समाज है, वो इस द कैंटरबरी टेल्स में दिखाया गया है। अब जो चौसर का कैरेक्टराइजेशन है, अगर उसकी बात करें, तो चौसर के कैरेक्टराइजेशन में आपको विविड, रियलिस्टिक, इंडिविजुअलाइज्ड एंड ड्रामेटिक, ये सारी चीज़ दिखाई गई हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो किस चीज़ के बारे में बात करती हैं कि विभिन्न प्रकार के सा जो सामाजिक हैं, यथार्थवादी हैं, व्यक्तिगत हैं, जो नाटकीय तरीके से हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। किसके थ्रू? वो इन फ़ेमस कैरेक्टर के थ्रू। आइडियल शिवलरी का कैरेक्टर नाइट निभाता है, वाइफ ऑफ बाथ फेमिनिस्ट वॉइस है, पार्टनर हाइपोक्रिटिकल क्लर्जी है, मिलर वल्गर ह्यूमर है, मॉन्क वर्डली चर्चमैन है। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं, कहीं न कहीं आपको दिखाते हैं कि 14th सेंचुरी का जो इंग्लैंड है, मेडिवल इंग्लैंड है, वो कैसा था, वहाँ के समाज के लोग कैसे थे। और यही रीज़न है कि 8th पॉइंट में चौसर ह्यूमर और आयरनी का यूज़ करते हुए कटाक्ष करते हैं। मतलब हम अपनी बात भी रख दें और किसी को बुरा भी ना लगे। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे जेंटल सटायर, नो बिटरनेस, एक्सपोजेस ह्यूमन वीकनेस काइंडली। वो कोमल व्यंग्य करते हैं, किसी के साथ कोई कड़वाहट नहीं, और साथ ही साथ मानव कमजोरियों का बहुत ही प्यार से एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो मॉन्क है, वो शिकार का शौकीन है, लेकिन उसे क्या होना चाहिए? उसे संयमी होना चाहिए, उसे पेशेंसफुल होना चाहिए, उसके अंदर संयम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टनर सेल्स फेक विलिक्स। जो पार्टनर है, वो नकली अवशेष बेचता है। अब यहाँ पे जब वो नकली अवशेष बेचता है, जो बची हुई चीज़ें हैं, जब उसको बेचता है, तो पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो जेंटल सटायर कर रहे हैं, हार्मनी कर रहे हैं, ह्यूमर कर रहे हैं ह्यूमन वीकनेस की, लेकिन बहुत ही काइंडली के साथ। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, चौसर एट्स रियलिस्टिक। अब जो चौसर हैं, उनको रियलिस्टिक, अब यहाँ रियलिस्टिक का मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, यथार्थवादी क्यों कहा गया है? और देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में जॉर्ज एलियट एंड चार्ल्स डिकेंस को मेनली कहा जाता है, बट इन्होंने 14th सेंचुरी में ही इसे डेवलप कर दिया था। अब 14th सेंचुरी में जब इन्होंने इसे डेवलप किया, तो क्या दिखाया जाता है कि ये रियलिस्टिक क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है पोर्ट्रेज एक्चुअल लाइफ, नेचुरल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल ट्रुथ एंड नो आइडियलाइजेशन। अगर इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने वास्तविक जीवन का चित्रण किया है, स्वाभाविक व्यवहार है उनका, मनोवैज्ञानिक सत्य है, और साथ ही साथ कोई आदर्शीकरण नहीं है इनका। जो रियलिस्टिक है वही रियलिस्टिक है, कोई अपने मन से बढ़ा चढ़ा के बातें दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। शायद इसीलिए जो 14th सेंचुरी का इनका वर्क है, याद आया आपको द कैंटरबरी टेल्स, इसे मास्टरपीस कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को इन्होंने बहुत सही तरीके से दिखाया था। चैप्टर 10 की बात करें, द सोशल स्टाइल एंड लैंग्वेज, तो ये सिंपल था, म्यूजिकल था, नैरेटिव एक्सीलेंस और रिच इमेजरी थी इसकी। क्यों ऐसी थी? क्योंकि ये जब भी कोई बातें करते थे, तो हमेशा एक्सीलेंस के साथ बोलते थे, मतलब उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी, कोई फ्लटरिंग नहीं थी। यही उनकी स्टाइल, उनके लैंग्वेज को इंग्लिश डायलेक्ट में बहुत ही खूबसूरत बनाती है, और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को 14th सेंचुरी में लैटिन और फ्रेंच के कंपैरिजन में मेन प्रोमिनेंट बनाना इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। 11th पॉइंट में देखिएगा, सोशर्स वर्सिफिकेशन इंट्रोड्यूस, ये तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया था, आयम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, व्हाट देन अप्रैल विथ हिज सोर्सेस स्टूड। 12th पॉइंट में हमें दिखाया जाता है चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री क्यों कहा जाता है? तो ये ऐसा माना जाता है कि ये एक ग्रेट इंग्लिश पोएट थे, साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश को एक साहित्यिक भाषा बनाया, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बनाया, और साथ ही साथ इन्होंने आधुनिक मॉडर्न जो वर्ड्स फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने रियलिस्टिक फिक्शन की जो क्रिएशन है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको रखने वाले जोफ्री चौसर थे, और साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन, जो अंग्रेजी पोएम की जो परंपरा की जो संपूर्ण आधारशिला है, जो ट्रेडिशन है, उसकी शुरुआत भी जोफ्री चौसर ने की थी। यहाँ पे एमसीक्यू क्विक रिविजन हमेशा की तरह जो लास्ट में हम बात करते हैं, चौसर का पीरियड 14th सेंचुरी रहा। टाइटल इन्हें जो दिया गया है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री दिया गया है। इनकी जो मास्टरपीस है, वो है द कैंटरबरी टेल्स। मीटर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आयम्बिक पेंटामीटर। इनकी जो लैंग्वेज है, वो मिडिल इंग्लिश की है। टोटल पिलग्रिम्स 30 हैं। कंप्लीटेड टेल्स जो हुए थे, वो 24 हुए थे। 1 पेज रिवीजन जो लास्ट मोमेंट में आपके DSSB के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको देखिएगा। चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इन्होंने रियलिस्टिक प्लस ह्यूमनिस्ट पे काम किया। कैंटरबरी टेल्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है। कब का है? ये सोशल डॉक्यूमेंट है 14th सेंचुरी का। कैरेक्टर्स क्या हैं? बहुत ही विविड और लाइफ लाइक है, मतलब उस वक्त के कैरेक्टर्स आज भी लोगों को कोरिलेट करते हैं, और इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था हीरोइक कपलेट।
सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये हमारी आज की सेकंड क्लास थी। मिलते हैं कल की थर्ड क्लास में रेनेसांस पोएट के बारे में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।